आप देख रहे हैं देश न्यूज और आपके साथ मैं हूं रानी नागर। आज प्रोग्राम में बात गोवा की आजादी की। गोवा को कौन नहीं जानता है, पूरी दुनिया में यहाँ अपने खूबसूरत बीचों के लिए जाना जाता है। यहाँ हर साल लाखों की संख्या में देश से लेकर विदेशी सैलानी घूमने के लिए आते हैं। आज अपनी प्राकृतिक खूबसूरती की वजह से देश और दुनिया के सैलानियों की मनपसंद जगह बन चुका गोवा एक दौर में ऐसा था जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। वैसे तो भारत को 1947 में अंग्रेजों से आजादी मिली थी, लेकिन क्या आपको पता है कि उस समय गोवा भारत का हिस्सा नहीं था। वास्को डी गामा 1498 में भारत आए और इसके 12 वर्षों के भीतर पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा जमा लिया। गोवा को देश की स्वतंत्रता के 15 साल बाद आजादी मिली थी। वर्ष 1510 में पहली बार पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा किया और उसके बाद लगभग 451 साल तक उन्होंने यहाँ शासन किया। 19 दिसंबर 1961 को गोवा पुर्तगालियों से आजाद हुआ था। गोवा की मुक्ति के लिए 1940 से 1960 के बीच लंबा आंदोलन चला और आखिर में 1961 में ऑपरेशन विजय चला और इसके परिणाम स्वरूप गोवा, दमन और दीव भारत का एक केंद्र शासित क्षेत्र बना और गोवा पुर्तगाली से 451 साल बाद आजाद हुआ। इसके बाद 30 मई 1987 में गोवा को एक राज्य के तौर पर मान्यता दी गई। आजादी के लिए गोवा के संघर्ष को मानो भुला दिया गया था। गोवा, दमन और दीव के भारत में शामिल होने के पीछे अनेक लोगों की भूमिका थी, जिनके बारे में लोगों को शायद ही पता हो। भारतीय सेना के ऑपरेशन विजय के 36 घंटों के भीतर पुर्तगाली जनरल मैनुअल एंटोनियो वसालो ए सिल्वा ने आत्मसमर्पण के दस्तावेज पर दस्तखत कर दिए, लेकिन ऑपरेशन विजय इस लड़ाई का अंतिम पड़ाव था। लेकिन 18वीं और 19वीं सदी में स्वतंत्रता के लिए कई चेहरे सामने आए, लेकिन गोवा में पूर्ण स्वराज की मांग पहली बार 18 जून 1946 को उठी, जब समाजवादी नेता डॉक्टर राम मोहन लोहिया ने गोवा के युवाओं के साथ खुद को आजादी के अभियान में झोंक दिया था। इसी के लिए हर साल 18 जून को गोवा क्रांति दिवस मनाया जाता है। आजादी की अलग गोवा में डॉक्टर राम मोहन लोहिया ने 1946 की गर्मियों में जलाई थी। डॉक्टर लोहिया अपने मित्र डॉक्टर जूलियाओ मेनेजेस के निमंत्रण पर गोवा गए थे। लोहिया गोवा के असोलना में डॉक्टर मेनेजेस के घर पर रुके, जहां उन्हें पता चला कि पुर्तगालियों ने किसी भी तरह की सार्वजनिक सभा पर रोक लगा रखी है। ओम प्रकाश दीपक और अरविंद मोहन की किताब लोहिया एक जीवनी में गोवा में लोहिया के संघर्ष के बारे में इस तरह लिखा गया है। उनका इरादा तो बीमार शरीर को आराम देने का था, लेकिन गोवा जाकर उन्होंने देखा कि पुर्तगाली तो अंग्रेजों से भी बदतर थे। वो गोवा वासियों पर जुल्म ढा जा रहे थे। वहां नागरिकों को सभा संबोधित का भी अधिकार नहीं था। लोहिया से ये सब देखा नहीं गया और उन्होंने तुरंत 200 लोगों की एक सभा बुलाई। यहाँ बात जब पुर्तगालियों को पता चली तो उन्होंने लोहिया को 2 साल के लिए कैद कर लिया। महात्मा गांधी ने हरिजन में लेख लिखकर पुर्तगाली सरकार के दमन की कड़ी आलोचना की और लोहिया की गिरफ्तारी पर उन्होंने सख्त बयान दिया। साथ ही जनता ने भारी आक्रोश जताया, जिसके बाद पुर्तगालियों ने माहौल गर्माता देखकर लोहिया को गोवा की सीमा से बाहर ले जाकर छोड़ दिया। रिहाई के बाद लोहिया के गोवा में प्रवेश पर 5 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया, लेकिन वे अपना काम कर चुके थे। पुर्तगाली दमन से परेशान गोवा के हिंदुओं और कैथोलिक ईसाइयों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से प्रेरणा ली और खुद को संगठित करना शुरू किया। गोवा से पुर्तगालियों को हटाने के काम में एक क्रांतिकारी दल सक्रिय था। उसका नाम था आजाद गोमांतक दल। विश्वनाथ लवांडे, नारायण हरि नाइक, दत्तात्रेय देशपांडे और प्रभाकर सिनारी ने इसकी स्थापना की थी। इनमें से कई लोगों को पुर्तगालियों ने गिरफ्तार करके लंबी सजा सुनाई और इनमें से कुछ लोगों को तो अफ्रीकी देश अंगोला के जेल में रखा गया। विश्वनाथ लवांडे और प्रकाश सिनारी जेल से भागने में कामयाब रहे और लंबे समय तक क्रांतिकारी आंदोलन चलाते रहे। भारत ने आजादी के बाद पुर्तगालियों से अनुरोध किया था कि वो गोवा को उसे सौंप दे, लेकिन उन्होंने इस अनुरोध को ठुकरा दिया। अब गोवा को आजाद कराने के लिए भारत के पास 2 ही रास्ते थे। पहला, युद्ध के जरिए गोवा पर कब्जा कर लिया जाए या फिर सत्याग्रह से इसकी आजादी की मांग की जाए। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और गांधी जी भी दूसरा वाला विकल्प ही बेहतर समझते थे।
को गांधी का समर्थन मिला था। जी हां, 1954 में लोहिया की प्रेरणा से गोवा विमोचन सहायक समिति बनी, जिसने सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा के आधार पर आंदोलन चलाया। महाराष्ट्र और गुजरात में आचार्य नरेंद्र देव की प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के सदस्यों ने भी उनका भरपूर साथ दिया। लोहिया एक जीवनी बताती है कि गोवा छोड़ने से पहले डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने आह्वान किया कि गोवा के लोग अपना संघर्ष जारी रखें। लोहिया ने 3 महीने बाद गोवा लौटने का वादा किया, लेकिन दिसंबर 1946 आते आते भारत के दूसरे हिस्सों में सांप्रदायिक हिंसा की आग भड़क उठी और लोहिया गोवा नहीं जा सके, क्योंकि वे गांधी के साथ हिंसा की आग बुझाने में लगे थे। किताब के मुताबिक लोहिया अपने वादे को नहीं भूले। वे दोबारा गोवा गए, लेकिन उन्हें रेलवे स्टेशन पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। इस बार भी गांधी लोहिया की गिरफ्तारी पर लगातार बोलते रहे। 10 दिन तक जेल में रखे जाने के बाद लोहिया को दोबारा गोवा की सीमा से बाहर ले जाकर छोड़ दिया गया। गौर करने की बात यह है कि गोवा की आजादी की लड़ाई में लोहिया की भूमिका को सिर्फ गांधी का समर्थन मिला। कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता नेहरू और पटेल का ध्यान गोवा की तरफ नहीं था। वे समझते थे कि इससे अंग्रेजों के खिलाफ चल रही मुख्य लड़ाई से ध्यान भटकेगा। इस बीच लोहिया ने गोवा से लगे कई जिलों का दौरा किया। उन्होंने गोवा की आजादी की भावना रखने वाले लोगों को संगठित करने का काम शुरू किया। लोहिया ने मुंबई में बसे गोवा के लोगों को जुटाया और आंदोलन की तैयारी में जुट गए। लोहिया एक जीवनी बताती है कि गोवा वाले चाहते थे कि लोहिया ही उनका नेतृत्व करे, लेकिन गांधी जी की राय थी कि गोमांतक लोगों को अपनी लड़ाई खुद लड़नी चाहिए। इसके बाद गांधी ने लोहिया को अपने पास बुला लिया। लोहिया एक जीवनी में लिखा है, फरवरी 1947 में नेहरू ने यहां तक कह दिया कि गोवा का प्रश्न महत्वहीन है। उन्होंने इस पर भी संदेह जताया कि गोवा के लोग भारत के साथ आना चाहते हैं। इसके बाद गोवा की स्वतंत्रता का आंदोलन मुरझाने लगा, लेकिन गोवा के लोगों का मन बदल चुका था। उनकी स्वतंत्र आत्मा के प्रतीक बन चुके थे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। हालांकि जहां भारत को 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों से आजादी मिल गई थी, वहीं गोवा, जिस पर पुर्तगालियों का राज था, आजाद नहीं हो पाया। माना जाता है कि कांग्रेस के तत्कालीन नेता जवाहरलाल नेहरू पहले भारत को अंग्रेजों के शासन से आजाद कराना चाहते थे, इसलिए उन्होंने गोवा को पुर्तगालियों के लिए ही छोड़ दिया था। 1946 में दिए गए अपने एक भाषण में उन्होंने कहा था, गोवा भारत के खूबसूरत चेहरे पर एक छोटा सा मुहासा है और भारत की आजादी के बाद इसके फूटने यानी आजादी में ज्यादा समय नहीं लगेगा। हालांकि अपने आजादी के संदेश में पंडित नेहरू ने साफ किया था कि गोवा भले ही अभी स्वतंत्र होकर भारत में न मिल पाया हो, लेकिन यहाँ भारत का हिस्सा है और अंततः भारत में ही शामिल होगा। कांग्रेस के दिसंबर 1948 में पास किए गए प्रस्ताव में भी गोवा की स्वतंत्रता और इसके भारत में शामिल होने का समर्थन किया गया। सवाल ये कि क्या नेहरू ने अपनी छवि बचाने के लिए नहीं किया था गोवा पर हमला? जी हां, इस बीच अंग्रेजों से भारत को आजाद कराने वाले स्वतंत्रता सेनानियों ने गोवा की स्वतंत्रता की मांग उठानी शुरू कर दी। कई नेता इस दौरान सत्याग्रह आंदोलन के लिए गोवा भी पहुंचे। हालांकि पंडित जवाहरलाल नेहरू हमेशा से ही गोवा की आजादी अहिंसा और शांतिपूर्ण तरीके से चाहते थे। नेहरू ने हमेशा से भारत की विदेश नीति का 5 सिद्धांतों पर आधारित रखा था। यहाँ सिद्धांत थे दूसरों के मामलों में दखल न देना, किसी के खिलाफ हिंसा न अपनाना, देशों की अखंडता और स्वायत्तता का समर्थन और सहयोग में साथ में रहने का सम्मान। वे गाडगिल समेत कांग्रेस के कुछ नेताओं का मानना था कि नेहरू उस दौरान किसी भी तरह की सैन्य कार्रवाई से इसलिए बच रहे थे क्योंकि इससे दुनिया के राजनीतिक पटल पर वे खुद की शांति लाने वाले नेता की छवि गंवा देंगे। नेहरू ने इसके लिए भारत की आजादी के 2.5 साल बाद यानी 27 फरवरी 1950 को गोवा के पुर्तगाली शासन से राजनयिक स्तर पर बात शुरू की। इसके लिए पुर्तगाली राजदूत को बॉम्बे और भारतीय राजदूत को पणजी में नियुक्त किया गया था। हालांकि नेहरू ने 14 अगस्त को ऐलान किया था कि उनके सत्ता के शांतिपूर्ण हस्तांतरण के प्रस्ताव को पुर्तगालियों ने नकार दिया। 6 दिसंबर को नेहरू ने कहा कि वे लगातार इतने सालों से पुर्तगाली शासन के सामने शांतिपूर्ण तरीके से बात कर रहे थे, लेकिन इसका कोई नतीजा सामने नहीं आया। पुर्तगालियों का तर्क था कि गोवा उनका विदेशी प्रांत है और गोवा की संस्कृति ऐतिहासिक रूप से पुर्तगाली ही है।
इस दौरान प्रधानमंत्री नेहरू लगातार गोवा के शासकों को शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता सौंपने की मांग करते रहे, लेकिन पुर्तगालियों ने उनकी सभी मांगे नकार दी। 12 अप्रैल 1954 को पुर्तगाली तानाशाह सालाजार ने रेडियो ब्रॉडकास्टर को दिए इंटरव्यू में कहा था, गोवा को हम यूं ही नहीं जाने दे सकते, यहाँ कोई बेचने या ऐसे ही छोड़ देने वाली जगह नहीं है। वहीं पुर्तगाली शासकों के गोवा न छोड़ने के चलते 1954 से 55 के दौरे में राज्य में सत्याग्रह शुरू हो गया। इनका नेतृत्व गोवा विमोचन सहायक समिति ने किया। हालांकि इन सत्याग्रहों की बढ़ती उग्रता को देखते हुए प्रधानमंत्री नेहरू की सरकार को लगा कि पुर्तगाली शासन कहीं अहिंसक आंदोलनकारियों पर गोलीबारी या हिंसक कार्रवाई न कर दे। इसके चलते उन्होंने भारत के ही एक हिस्से में भारतीयों को न जाने की सलाह दे दी थी। हालांकि भारतीय आंदोलनकारियों ने उनकी इस मांग को अनसुना कर दिया था। पुर्तगाली शासन भी गोवा को बचाने के लिए हिंसा पर उतर आया था और प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी तक की गई। राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में 15 अगस्त 1955 को हुए ऐसे ही एक आंदोलन के दौरान पुर्तगालियों की फायरिंग में 22 गोवा वासियों की मौत हुई थी, जबकि 225 घायल भी हुए थे। गोवा पर सैन्य हमले को लेकर नेहरू के डर की बात करें तो पुर्तगाल 1949 में गठित हुए नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नाटो का सदस्य भी रहा है। नाटो का सिद्धांत है कि अगर उसके किसी सदस्य देश पर हमला होता है तो यहां हमला सभी नाटो सदस्यों पर माना जाएगा। इसके चलते तत्कालीन कांग्रेस सरकार को डर था कि अगर वो गोवा को सैन्य हमले के जरिए लेने की कोशिश करते हैं तो नाटो गठबंधन के बाकी देश भारत के खिलाफ कार्रवाई के लिए उतर सकते हैं। पुर्तगाली शासन के अडियल रवैये के बावजूद भारत के तत्कालीन पीएम नेहरू ने शांतिपूर्ण ढंग से गोवा को शामिल कराने की कोशिश नहीं छोड़ी। हालांकि उन्होंने गोवा मुद्दे पर बॉम्बे में 2 अक्टूबर 1955 और 4 जून 1956 को 2 बड़ी रैलियां की। इन दोनों में ही उन्होंने साफ कर दिया था कि भारत जबरदस्ती गोवा को मिलाने की कोशिश नहीं करेगा। 15 अगस्त 1955 को स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से दिए भाषण में नेहरू ने कहा था कि वे गोवा में सत्याग्रहियों की मदद के लिए कोई सेना नहीं भेजेंगे। 1957 में पहली बार प्रधानमंत्री नेहरू ने गोवा को भारत में शामिल कराने के लिए सैन्य कार्रवाई पर गंभीर विचार किया। तब विनोबा भावे को लिखे एक खत में नेहरू ने सैन्य कार्रवाई का इशारा किया था, लेकिन पुर्तगालियों की गोवा के नागरिकों के प्रति बनाई गई नीतियों के कारण उन्होंने फिर से इस विचार को आगे नहीं बढ़ाया। 1960 में एक बार फिर भारत के सामने गोवा का सवाल तब मुंह बाए खड़ा हो गया जब पुर्तगाल ने संयुक्त राष्ट्र के उक्त प्रस्ताव को खारिज कर दिया, जिसमें उसने एशिया और अफ्रीका में अपने साम्राज्यों को आजाद करने के बारे में पूछा गया था। मार्च 1961 में नेहरू ने दिल्ली में रखे गए एक कार्यक्रम में गोवा के नेताओं के साथ मुलाकात की। बताया जाता है कि यहीं से गोवा को आजाद कराने के लिए सैन्य अभियान शुरू करने की योजना बनी। अक्टूबर 1961 में पुर्तगाल के साम्राज्य वाले शासकों ने एक सेमिनार में अफ्रीकी नेताओं से नेहरू से मांग की थी कि वे आजादी के लिए उन्हें रास्ता दिखाएं ताकि आगे उनकी स्वतंत्रता भी सुनिश्चित हो। इसके कुछ महीनों बाद ही नेहरू ने बॉम्बे चौपाटी में रैली की। यहां पहली बार नेहरू ने सार्वजनिक मंच से गोवा को आजाद कराने के लिए दूसरे तरीकों के इस्तेमाल की बात की। कैसे आजाद हुआ गोवा, कैसे की सेनाओं ने तैयारी, अब ये जान लेते हैं। नेहरू सरकार ने सैन्य कार्रवाई के जरिए गोवा को पुर्तगाल के कब्जे से छुड़ाने के लिए ऑपरेशन विजय की योजना तैयार की। हालांकि इससे पहले 1 दिसंबर 1961 को ऑपरेशन चटनी शुरू हुआ। भारतीय नौसेना ने दुश्मन की हरकतों पर नजर रखने के लिए यह अभियान शुरू किया था। अरब सागर में अंजु द्वीप को कब्जे में लेने के लिए अगले ही दिन फौज ने अपना ग्राउंड असोल्ट प्लान तैयार कर लिया। इसके तहत भारतीय नौसेना के जहाजों राजपूत और कृपाण को कारोबारी जहाजों को सुरक्षा देने के लिए तैनात किया गया। नौसेना के जहाजों INS बेतवा और ब्यास को निगरानी के लिए लगाया गया। उधर INS मैसूर और त्रिशूल जमीनी ऑपरेशन के लिए तैयार थे। भारतीय सेना की जबरदस्त तैयारी के बीच अंजु द्वीप ने हार मान ली। एक टुकड़ी द्वीप में दाखिल हुई और दोनों ओर से गोलियां भी चली।
आईएनएस त्रिशूल और मैसूर की फायरिंग से पुर्तगालियों की हालत बिगड़ गई। 18 दिसंबर 1961 को इस द्वीप में तिरंगा लहराया गया और ऑपरेशन चटनी सफल रहा। गोवा को 19 दिसंबर 1961 को कैसे आजादी मिली, इसकी कहानी बहुत दिलचस्प है। जिस मुहासे की बात नेहरू कर रहे थे, उसको फोड़ना उतना आसान नहीं था जितना उन्होंने सोचा था। पुर्तगाल आसानी से गोवा को छोड़ने के मूड में नहीं था। वहां नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नाटो का सदस्य था और नेहरू किसी सैनिक टकराव से हिचक रहे थे। 1961 के नवंबर महीने में पुर्तगाली सैनिकों ने गोवा के मछुआरों पर गोलियां चलाई, जिसके एक व्यक्ति की मौत हो गई। इसके बाद माहौल बदल गया। भारत के तत्कालीन रक्षा मंत्री केवी कृष्णन मेनन और नेहरू ने आपातकालीन बैठक की। इस बैठक के बाद 17 दिसंबर को भारत ने 30,000 सैनिकों को ऑपरेशन विजय के तहत गोवा भेजने का फैसला किया। इस ऑपरेशन में थल सेना, नौसेना और वायुसेना भी शामिल थी। तीनों सेनाओं ने एक साथ हमला कर दिया। ऑपरेशन विजय में बेतवा, कावेरी समेत 3 भारतीय युद्धपोतों ने पुर्तगाल के युद्धपोत अल्फांसो डी अल्बुकर्क पर ताबड़तोड़ हमले किए। भारतीय सेना की बढ़त को रोकने के लिए पुर्तगालियों ने वास्को के पास का पुल उड़ा दिया, लेकिन 36 घंटे के भीतर पुर्तगाल ने कब्जा छोड़ने का फैसला कर लिया। आपको बता दें, पूरे ऑपरेशन में भारत की तरफ से 34 जाने गई और 51 लोग घायल हुए। पुर्तगाल की तरफ 31 जाने गई और 57 लोग घायल हुए और 4,669 कैदियों ने सरेंडर कर दिया। इस तरह डॉक्टर लोहिया का आजाद गोवा को देखने का सपना पूरा हुआ, लेकिन वैसे नहीं जैसे वे चाहते थे। गांधी की तरह लोहिया भी चाहते थे कि गोवा सत्याग्रह से आजाद हो, ना कि बंदूक की ताकत से। फिलहाल आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।